अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बात करेंगे, जो कि वाइट ड्वार्फ स्टार यानी सफ़ेद बोना सितारा उसके साथ एसोसिएटेड है। तो चंद्रशेखर कौन था, उसकी लिमिट क्या चीज़ है, सफ़ेद बोना सितारा क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ जानेंगे। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं सिरियस से। सिरियस जो है वो आसमान में सबसे चमकदार सितारा है, और आप देख सकते हैं ये फ़ोटो 2022 की फ़ोटो है। इसमें सिरियस देख देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आ रहा है, और बाकी सितारे जो हैं वो रिलेटिवली कम ब्राइट नज़र आते हैं। और क्योंकि ये बड़ा चमकदार सितारा था और ये पुराने ज़माने से लोगों को वाकिफ़ था कि ये बहुत चमकदार सितारा है, तो उन्होंने तरह तरह की कहानियाँ इसके साथ डाली हुई थी। तो एक कहानी आपको बता रहा हूँ। ये जो एंशिएंट इजिप्शियन थे, जो पुराने ज़माने के मिस्र के लोग थे, उन्होंने एक देवता एसोसिएट किया हुआ था इस सितारे के साथ। और क्योंकि ये सितारा उस वक्त आसमान में नज़र आता था जब उनकी दरियाए नील की फ्लडिंग होती थी, तो वो उसकी फ्लडिंग को इस सितारे के साथ एसोसिएट करते थे। तो 1698 में एक बंदा था, क्रिस्टान हाइगन्स। इसने सितारे की ज़मीन से सितारे का जो डिस्टेंस था, यानी कितना दूर है ये सिरियस, वो सबसे पहली दफ़ा मेजर किया। और वो इस तरह मेजर करने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, वो उसको कहते हैं पैरालैक्स। तो आपको पता ही है कि सन के इर्द गिर्द ज़मीन घूमती है, और एक साल में पूरा एक चक्कर लगाती थी। तो यहाँ पे अगर ज़मीन होगी तो 6 महीने के बाद यहाँ पे होगी। और क्योंकि ये जो सीरियस है हमारे से रिलेटिवली करीब है ज़मीन से, बाकी सितारों के इर्द गिर्द निस्बत रिलेटिवली करीब है, तो होता ये है कि जब ज़मीन जुलाई में सीरियस हमें एक तरह नज़र आता है, और जब हम 6 महीने के बाद उसको देखते हैं, लेट्स से दिसंबर में उसको देखते हैं, तो हमें सीरियस थोड़ा सा हल्का सा हटके नज़र आता है। ये इसी तरह जिस तरह अगर आपने 2 उंगलियां रखी हैं और आप इधर से देखो, या आप एक एक आंख बंद करो, दूसरी आंख बंद करो, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा उंगलियों में, कि लगेगा कि उंगली यहाँ से यहाँ चली गई है और यहाँ से वापस आ गई है। तो इससे हम, क्योंकि हमें ये एंगल पता होता है ज़मीन से, एंगल ये सीरियस का क्या है, और हमें पता है ज़मीन से सूरज का कितना डिस्टेंस है, तो हम सूरज से सीरियस का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं इस पैरालैक्स मेथड से। और इसी मेथड को हम यूज़ करते हैं कई सितारों की डिस्टेंस मेजर करने में। तो 1832 में थॉमस हेंडरसन ने इस पैरालैक्स को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मेजर किया, और इवेंचुअली हमें ये पता लगा कि इस तारे का हमारे से डिस्टेंस कितना है, और ये बेसिकली जो पैरालैक्स था उसका वो 0.4 आर्क सेकेंड्स था। तो उसके बाद 1844 में एक बंदा था, फ्राइडरिक विल्हेम बेसल। इसने ये नोटिस किया कि जो सीरियस है वो थोड़ा सा इस तरह घूम रहा है, और कुछ सालों के बाद वो पूरा अपना चक्कर लगा लेता है। वो डायरेक्टर था कोनिग्सबर्ग ऑब्जर्वेटरी का। तो उसके घूमने से उसने ये डिड्यूस किया, यानी ये अखज़ किया कि सीरियस का असल में सीरियस एक सितारा नहीं है। दो, जो हमें चमकदार नुक्ता रात के वक्त आसमान में नज़र आता है, वो एक सितारा नहीं है, वो असल में दो सितारे हैं, और वो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इवन दो इस बंदे को दूसरा सितारा नहीं नज़र आया था, उसको सिर्फ सीरियस का जो मेन सितारा है वो नज़र आया था घूमते हुए। उसने बस अखज़ कर लिया कि ये किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई और चीज़ इसको खींच रही है अपनी तरफ। बाद में 1862 में एक टेलीस्कोप बनाने वाला शख्स था, उसका नाम था एल्विन ग्राहम क्लार्क। उसने बाद में ये डिस्कवर की कि आपको ये नज़र आ रहा है छोटा सा एक नुक्ता है यहाँ पे। तो ये मेन सीरियस का सितारा है, और एक छोटा सा सितारा है, इसको सीरियस बी का नाम दिया गया। और हमने ये देखा कि सीरियस ए और सीरियस बी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, और वो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो सीरियस बी जो था, आपको पिछली वाली स्लाइड से ही पता लग गया कि कितना फेंट है, बहुत ही छोटा सा नज़र आ रहा है, और छोटा सा फेंट सा सितारा नज़र आ रहा है। तो हमने उसके, आपको पता है कि पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के जो लॉज हैं वो सितारों पे भी अप्लाई होते हैं, और हम उनकी ऑर्बिट के पीरियड से हम उसका मास फिगर आउट कर सकते हैं कि सितारे का कितना मास है। तो हमें ये पता लगा कि सितारा जो सीरियस बी से वाला सितारा है, उसका जो मास है वो सूरज के मास के करीब करीब ही है। तकरीबन आप कह लें कि सूरज जितना ही वो ज़्यादा भारी है। और फिर ये क्वेश्चन उठा के भाई ये इतना अगर सूरज के बराबर उसका है मास, तो उसकी ल्यूमिनोसिटी यानी उसकी चमक कितनी कम क्यों है।
तो उसके हमें दो ही एक्सप्लेनेशन नज़र आ रहे थे उस टाइम पे। एक तो ये कि सितारे का टेम्परेचर बड़ा लो हो तो तब उसकी ल्यूमिनोसिटी यानी उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, या दूसरा ये कि सितारे का डायमीटर यानी उसका साइज़ बहुत छोटा हो और उसकी वजह से उसकी ल्यूमिनोसिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर जब हमने एक ल्यूमिनोसिटी से उसके कैलकुलेट किया कि उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, अगर डायमीटर वाली थ्योरी ठीक है तो दो ही थ्योरी हैं। एक तो थ्योरी है कि उसका टेम्परेचर लो है, दूसरी थ्योरी है कि उसका डायमीटर बहुत छोटा है। अगर डायमीटर बहुत छोटा है तो हमें पता लगा कि इतना छोटा डायमीटर है, मतलब सूरज के बराबर उसका मास है लेकिन डायमीटर इतना छोटा है कि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, यानी कि पानी से 1 लाख गुना ज़्यादा डेंसिटी है। पानी को आप समझ लें, अगर एक इतना पानी है उसको 1 लाख उसका वॉल्यूम कंप्रेस कर दें तो उतनी ज़्यादा डेंसिटी है। तो उस टाइम हमें लगा कि यार ये नहीं हो सकता कि किसी भी, क्योंकि उस ज़माने में हमें कुछ पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, कुछ इतना डेंस कोई मटेरियल है, क्योंकि ज़मीन में तो हमें इस तरह का कोई मटेरियल उस टाइम नहीं पता था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार ये डायमीटर छोटा नहीं हो सकता तो उसका टेम्परेचर ही छोटा होगा। तो उसके बाद हुआ ये कि वॉल्टर एडम्स एक बंदा है जो माउंट विल्सन टेलीस्कोप के, ये टेलीस्कोप मैंने आपको दिखाया, टेलीस्कोप में काम करता था। उसने अपना टेलीस्कोप माउंट विल्सन वाला टेलीस्कोप ऊपर सीरियस की तरफ पॉइंट किया, सीरियस बी की तरफ पॉइंट किया और उसने उसका टेम्परेचर मेजर किया। और टेम्परेचर हम किस तरह मेजर करते हैं? उसके कलर से। और कलर जो है उसका, अगर टेम्परेचर बहुत लो हो तो उसका कलर तकरीबन रेड टाइप का हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर उसका हाई है तो उसका कलर वाइट या ब्लू टाइप का होगा। तो हमें ये पता लगा, मतलब एडम साहब ने ये नापा कि इसका जो टेम्परेचर है वो असल में वाइट है। तो फिर तो टेम्परेचर तो इसका नॉर्मल निकला है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ दो ही थेरीज थी इस टाइम के उसकी चमक क्यों कम है। एक तो उसका टेम्परेचर लो हो सकता है या इसका डायमीटर स्मॉल हो सकता है। तो टेम्परेचर तो नॉर्मल निकल आया, तो इसका मतलब है कि सिर्फ डायमीटर ही लो होगा। तो ये बहुत अजीब सी बात लगी कि पहली दफ़ा हम लोगों ने ये डिस्कवर किया कि भाई इतनी ज़्यादा कोई यूनिवर्स में डेंस चीज़ हो सकती है। और उसका नाम उन्होंने रखा वाइट ड्वार्फ, यानी कि उसका कलर वाइट है, यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, हाई टेम्परेचर है, लेकिन वो बहुत छोटा है। मतलब उसकी ल्यूमिनोसिटी जो चमक है वो कम इसलिए क्योंकि उसका डायमीटर बहुत छोटा है, और उसको हमने कहा वाइट ड्वार्फ यानी सफ़ेद बौना सितारा। उसके बाद ये एक बंदा था आर्थर एडिंगटन, ये एस्ट्रोनॉमर था। इसने 1924 में, पहले तो इसने 1916 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी, और उसमें उसने ये लिखा था कि लाइट जो है अगर सितारे से निकल रही है तो वो रेड शिफ्ट हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। उससे पहले न्यूटन के ज़माने में हमें ये नहीं पता था कि लाइट जब सितारे से निकलती है तो वो उसका स्पेक्ट्रम यानी उसका रंग चेंज हो जाता है। तो आइंस्टाइन ने 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा उसकी पूरी थ्योरी की क्या इम्प्लीकेशंस है, लेकिन 1916 में उसने ये थ्योरी पब्लिश की थी और उसने ये बताया था कि सितारे से जब लाइट निकलती है जितना ज़्यादा उसका डीप होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतनी ज़्यादा लाइट रेड हो जाएगी। तो 1924 में आर्थर एडिंगटन था ये बंदा एस्ट्रोनॉमर, उसने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी थी। तो उसने ये जो एडम्स था पिछला वाला बंदा जो माउंट विल्सन में टेलीस्कोप में काम करता था, उसने उसको कहा कि यार तुम जो सीरियस बी है उसका तुमने कलर तो देख लिया वाइट है, लेकिन उसका तुम गौर से उसका स्पेक्ट्रम देखो और देखो कि वो रेड शिफ्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर तो वो वाकई में एक बहुत डेंस यानी बहुत ही छोटा सा सितारा है तो उससे जो लाइट निकल रही है उसको आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक वो शिफ्ट हो जानी चाहिए थोड़ी सी रेड की तरफ। तो एडम्स ने 1925 में वही जो पिछला वाला बंदा था जो माउंट विल्सन टेलीस्कोप में काम करता था, उसने अपना टेलीस्कोप दोबारा पॉइंट किया ऊपर और प्रॉपरली उसका स्पेक्ट्रम मेजर किया, और फिर उसने मेजर किया कि वाकई में एक रेड शिफ्ट है। और जितनी जो प्रिडिक्शन थी कि अगर ये वाकई में बड़ा कॉम्पैक्ट और डेंस ऑब्जेक्ट है तो इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उसकी वजह से रेड शिफ्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उसने जो एडम्स ने रेड शिफ्ट मेजर किया वो एग्जैक्टली उतना ही था। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि यार इसका टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन ये वाकई में एक बहुत बोना यानी छोटा सा सितारा है और इसको ये वाकई में एक वाइट ड्वार्फ है। तो उस वक्त ये आर्थर एडिंगटन ने ये बोला
कि प्रोफेसर एडम्स हैज़ किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी कि उसने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। एक तो उसने आइंस्टाइन की थ्योरी भी कंफर्म कर दी, क्योंकि उसने जब रेड शिफ्ट मेजर की उससे आइंस्टाइन की थ्योरी भी कंफर्म होगी, और दूसरा उसने ये भी कंफर्म कर दिया कि मैटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है इतना डेंस के प्लैटिनम से 2000 गुना डेंस, यानी मतलब वाटर से जिस तरह मैंने बताया था 100,000 टाइम्स डेंस होते हैं ये वाइट ड्वार्फ स्टार्स। अच्छा, अब एडिंगटन तो माहिर फ़लकियात यानी कॉस्मोलॉजिस्ट तो था ही, और उसको उसको सितारों के बारे में बहुत ज़्यादा पता था। इसने ये बुक भी लिखी हुई है, द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टार्स। उसको दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ये किस तरह पॉसिबल है कि इतनी ज़्यादा सितारा इतना ज़्यादा डेंस किस तरह हो सकता है। तो एक ही तरीका था, क्योंकि एटम्स जो हैं वो उस फॉर्म में इतने डेंस नहीं हो सकते। तो उसने कहा कि यार ये डेंस उसी टाइम पॉसिबल है कि अगर एटम जो है वो आयोनाइज हुए हुए हैं। आयोनाइज का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन, एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना एटम गर्म है कि उसके इलेक्ट्रॉन फायर मतलब साइड पे हो गए हैं, और खाली आयॉन्स हैं, मतलब जो न्यूक्लियाई हैं, और वो न्यूक्लिया जो है वो इकट्ठे होकर ज़्यादा डेंस मैटर फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये था, इस थ्योरी में एडिंगटन की थ्योरी थी, और उसमें इसने इस किताब में उसने एक्नॉलेज किया कि यार ये मसला है, या मैं प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैटर इतना ज़्यादा डेंस फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट कर सकता है। इवन आयन की फॉर्म में वो एग्जिस्ट तो कर लेगा, लेकिन जब वो रेडिएट करेगा एनर्जी, जब एनर्जी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी, तो उसको उसको उसके जो आयन्स है वो वापस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होंगे और उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम को एक्सपैंड करने के लिए आपको मज़ीद एनर्जी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने का जो मॉडल था सितारे का, उसमें यही था कि आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर आप उठाएं ज़मीन से ऊपर लेके जाएं, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कोई भी चीज़ एक्सपैंड करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करें। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस टाइप के सितारे को, जो वाइट डॉर्फ वाला सितारा है, इसमें आपको एनर्जी की इनपुट दरकार, मतलब आपको एनर्जी डालनी है उसको ठंडा करने के लिए, विच इज़ मतलब जो कि बहुत ही रेडिकुलस टाइप का पैराडॉक्स लग रहा है कि नॉर्मली आप जब ठंडा होता है सितारा तो उसकी एनर्जी बाहर जाती है, लेकिन क्योंकि वाइट डॉर्फ इतना डेंस है तो उसको ठंडा होने के लिए एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, और एक्सपैंड की वजह से उसको मज़ीद एनर्जी चाहिए। तो एक ये पैराडॉक्स आ रहा था। तो इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा था कि यार ये जो पुराना वाला मॉडल है हमारा वाइट डॉर्फ सितारे का, ये इतना ठीक नहीं लग रहा। और दूसरा एक ये भी सवाल था कि एक्चुअली सितारे को, जब सितारे का पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसके साथ होता क्या है। तो आपको पता है कि जब सितारा काम कर रहा होता है, जब वो मतलब उसमें एनर्जी पैदा हो रही होती है, फ्यूजन हो रहा होता है और लाइट बाहर निकल रही होती है, तो बेसिकली सितारे में गर्मी होती है, और इस गर्मी की वजह से जो उसके न्यूक्लिया हैं या एटम्स हैं वो तेज़ी से हरकत में होते हैं और उसको आपस में टकरा रहे होते हैं, और उसकी वजह से प्रेशर अंदर से बिल्ड हो रहा होता है, और उसको कहते हैं थर्मल प्रेशर। और दूसरी तरफ सितारे का साइज़ इतना बड़ा है और मास इतना ज़्यादा कि वो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ग्रेविटी से उसको सुकेड़ रही होती है। तो ग्रेविटी उसको सुकेड़ रही है, थर्मल प्रेशर मतलब गर्मी की वजह से जो प्रेशर है वो उसको बाहर कर रहा होता है। वो दोनों चीज़ें जब बैलेंस हो जाती हैं ना, तो सितारा एक गोल सी स्फेरिकल फॉर्म में, जिससे हमारा सन है वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद या बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उसका ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो उसका थर्मल प्रेशर कम हो जाता है, तो ग्रेविटी जीत रही होती है, तो ग्रेविटी उसको ज़्यादा सुकेड़ रही होती है, ज़्यादा सुकेड़ रही होती है। लेकिन अब ये क्वेश्चन हमारे जहन में था उस टाइम कि यार जब सितारा पूरा ठंडा हो जाए तो फिर उसको कौन सी चीज़, उसमें थर्मल प्रेशर तो होगा नहीं, तो सिर्फ ग्रेविटी होगी। तो अगर सिर्फ ग्रेविटी है तो वो सुकेड़ती जाएगी हमेशा के लिए और उसको एक नुक्ते पे ले जाएगी। कौन सी ऐसी चीज़ है थर्मल प्रेशर के अलावा जो कि सितारे को अपने ऊपर मतलब कोलैप्स होने से रोक रही है। वरना तो अगर खाली ग्रेविटी और थर्मल प्रेशर हो ही ना, मतलब सितारा बिल्कुल ठंडा हो, तो ग्रेविटी जो है वो टेक ओवर कर ले और बिल्कुल ही सुकेड़ दे उसको। तो ये हमें नहीं पता था कि यार इसकी कोई लिमिट है, कोई और प्रेशर आ जाता है, जब थर्मल प्रेशर ख़त्म हो जाए तो कोई और प्रेशर आ जाता है या नहीं। तो उस टाइम पे ये एक और बंदा था, R.H. फाउलर। उसने 1926 में एक पेपर लिखा और पेपर का अनुमान था ऑन डेंस मैटर। तो उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। बेसिकली ये पिछली स्लाइड में आपको मैंने दिखाया कि एक थर्मल प्रेशर होता है, जो कि जब कोई गैस गर्म होती है, जिस तरह कोई सन या सितारे के अंदर गैस गर्म होती है, तो आपस में टकराते हैं आयॉन्स या
एटम से न्यूक्लिया है, तो वो गर्मी की वजह से उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो आपस में टकरा रहे होते हैं, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन ये जो आर एच फाउलर ने बताया, ये प्रेशर, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर, ये ठंडे सितारे पे भी अप्लाई होता है, और अगर सितारा फुल टाइम भी ठंडा होगा तब भी इसमें ये एक प्रेशर होगा, और ये प्रेशर असल में, इसकी रीज़न भी बड़ी फैसिनेटिंग है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ये प्रेशर पाया जाता है। अच्छा, ये प्रेशर कहाँ से आता है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने शायद पढ़ा होगा, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि कहता है कि डेल्टा पी डेल्टा टाइम्स डेल्टा एक्स इज़ ग्रेटर दैन एच बार। डेल्टा पी क्या चीज़ है? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। डेल्टा एक्स क्या चीज़ है? पोजीशन में अनसर्टेनिटी। तो होता यह कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा या कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल होगा, उसको अगर आप छोटे से बॉक्स में या छोटे से वॉल्यूम में कंटेन करने की कोशिश करें, यानी कैद करने की कोशिश करें, तो उसका डेल्टा एक्स कम हो जाएगा, यानी कि उसका जो एक्स पोजीशन होता है, कि उसका मतलब आप छोटे से एरिया में उसको कन्फाइन करने की, कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। लेकिन जितनी कम उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तो यानी मोमेंटम उसका कोई रैंडम डायरेक्शन में उसी छोटे से एरिया में होगा। तो उस मोमेंटम की वजह से जो उसका प्रेशर है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब डिजेनरेसी प्रेशर। और उसमें अगर आप खाली पहली वाली जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच बार, अगर वो आप अप्लाई करें और आप देखें कि मैटर कितना डेंस हो सितारे का, ठंडे सितारे का, तो आपको एक आंसर बहुत ही छोटा सा मिलेगा, मतलब 10⁻31 टाइप का। तो वो तो बहुत ही छोटा था। तो इस फाउलर साहब ने ये रियलाइज़ कर लिया, यानी ये उन्होंने जान लिया कि ये खाली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें नहीं है, इसमें एक और प्रिंसिपल लागू है जिसको हम कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अच्छा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या चीज़ है? ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन में शेल होते हैं, और हर शेल में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस तरह पहले शेल में जिस तरह 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि आप मज़ीद इलेक्ट्रॉन डालें तो वो नीचे वाले शेल में नहीं आते रहते हैं, वो उनको ऊपर 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 आना पड़ता है, उनको अगले अगले शेल में आना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा जो एक शेल फुल हो जाए तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं आ सकते, एक स्पिन अप होता है, एक स्पिन डाउन होता है। और उसी की वजह से एक्चुअली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पूरी दुनिया का जो, मतलब आपका वॉल्यूम है, या आप सीट पे बैठे हो, सीट के साथ आप कोलाइड नहीं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सीट के अंदर आप धंस नहीं जाते, और कोई भी चीज़ आप उठाते हो, उसको टच करते हो, तो वो उसका जो वॉल्यूम है और उसके जो इंटरेक्शन है, वो एक्चुअली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत ही होती है। तो फाउलर साहब ने तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की को दोनों को कंबाइन किया और एक कैलकुलेशन दी, और उसकी वजह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर एक उन्होंने टर्म बनाई। उसकी वजह से जो सितारा है, इवन दो वो ठंडा होगा, लेकिन वो बिल्कुल सुकड़ के ज़ीरो पे नहीं चला जाएगा, यानी उसका कोई प्रेशर होगा इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर की वजह से। यहाँ पे हमारी कहानी के जो मेन हीरो हैं, जिनके ऊपर मैंने ये वीडियो का अनवान भी रखा है, उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। वो स्टोरी में एंटर होते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लाहौर में पैदा हुआ है, इसीलिए मैंने उनके नीचे लाहौर कलंदर्स, जो लाहौर की क्रिकेट टीम है, उसका लोगो डाला हुआ है। 1910 में ये बॉर्न हुआ है, यानी पैदा हुआ है, और 20 साल की उम्र तक इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी वगैरह, फिज़िक्स वगैरह काफ़ी पढ़ लिया हुआ था। और ये जा रहे थे इंडिया से इंग्लैंड पढ़ने के लिए। तो शिप में उस टाइम पे जर्नी होते थे, कई महीनों का सफ़र होता था। उन्होंने उस शिप का जो उनका सफ़र था, उसके बीच में उन्होंने फाउलर का पेपर उन्होंने पढ़ा हुआ था ऑन डेंस मैटर, जो मैंने आपको 2-3 स्लाइड्स पहले बताया। तो उन्होंने वो जो पेपर पढ़ा, तो उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको ये एकदम से ख्याल आया कि यार फाउलर ने तो स्पेशल रिलेटिविटी को इग्नोर कर दिया। स्पेशल रिलेटिविटी क्या चीज़ है? वो ये कि कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो फाउलर ने जो फार्मूले लगाए थे अपने पेपर में, उसमें उन्होंने ये अस्यूम किया था कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो जितनी मर्ज़ी तेज़ हो सकती है, लेकिन
चंद्रशेखर को आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी का पता था और उनको ये पता था कि जब किसी चीज़ की में आप एनर्जी डालते जाओ, कोई किसी चीज़ का मास होगा, उसकी उसमें आप एनर्जी डालते जाओ, उसकी जो वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बढ़ नहीं सकती। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन स्लो हो तो उसकी जो उसमें आप ज़्यादा एनर्जी डालो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी जब स्लो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट है, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब है, तो उसमें आप अब मज़ीद एनर्जी डालो तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ती, उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। यानी उसका जो एक तरह से आप कह लो रिलेटिविस्टिक मास उसको कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो उससे स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से क्योंकि उसका मास बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। जिस तरह ये मैथ्स इसकी होती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा अगली स्लाइड में। अगर ये आप फैक्ट फाउलर के पेपर के साथ जोड़े हैं तो आपको ये एक बड़ा एक हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलता है। वो ये रिज़ल्ट ये है कि कोई भी वाइट ड्वार्फ सितारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। इसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो चंद्रशेखर ने ये शो किया कि अगर आप रिलेटिविटी को मिलाएं इसके साथ फाउलर के ऑन डेंस मैटर वाले इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर के साथ, उससे ये ज़ाहिर होता है कि कोई भी सितारा जिसका मास 1.4 टाइम्स द सन, मतलब मास ऑफ द सन से ज़्यादा होगा, वो वाइट ड्वार्फ होगा, उसको इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर सपोर्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर इसका मास 1.4 टाइम्स सोलर मासेस से बड़ा है, यानी 1.4 टाइम्स हमारे जो सूरज का मास है उससे ज़्यादा बड़ा है, तो ग्रेविटी जो है वो सुकेड़ देगी स्टार को और वो अपना साइज़ मेंटेन नहीं कर सकेगा। और मज़े की बात यह है कि जब से ये चंद्रशेखर ने ये अपनी लिमिट पब्लिश की है, जिसको चंद्रशेखर्स लिमिट कहते हैं, उसके बाद से हमने कई वाइट ड्वार्फ सितारे ऑब्जर्व किए हैं आसमान में टेलीस्कोप पॉइंट कर करके, लेकिन हमें कोई भी ऐसा वाइट ड्वार्फ सितारा में नहीं मिला जिसका जो मास है वो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन है। और ये लिमिट किस तरह इसकी मैथ्स आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अगली साइड में, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये लिमिट आई कहाँ से। होता ये है कि जो एनर्जी होती है सितारे की, वो होती है बेसिकली एनर्जी, डीजेनरेसी एनर्जी और ग्रेविटी एनर्जी का कॉम्बिनेशन। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब अगर इलेक्ट्रॉन स्लो होगा तो उसकी जो एनर्जी होती है वो बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर, जो आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होती है। और हाफ एम वी स्क्वायर को आप एक और तरह से भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर ओवर 2m। पी यहाँ पे मोमेंटम है उसका, तो मोमेंटम स्क्वायर्ड हो जाता है डिवाइडेड बाई 2m। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट होगा, उसको कहते हैं अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक। और उसकी अगर इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट होगा तो उसकी जो एनर्जी है वो बेसिकली मोमेंटम स्क्वायर्ड नहीं होती, वो पी हो जाती है, पी टाइम्स सी, यानी मोमेंटम स्क्वायर्ड की जगह खाली मोमेंटम हो जाती है। और ये जो करेक्शन है बेसिकली, ये चंद्रशेखर ने ये करेक्शन की थी फाउलर के पेपर के ऊपर। फाउलर ने पी स्क्वायर ओवर 2m असूम किया था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और चंद्रशेखर ने असूम किया था कि पी टाइम्स सी है। तो इसकी वजह से, एक पावर की वजह से, आप समझे इसकी मैथ्स इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक छोटे से, मतलब पी की जगह पी स्क्वायर्ड कर दो, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ स्क्वायर्ड होता है वो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 100 का स्क्वायर जो है वो 10,000 है। तो बेसिकली अगर आप स्क्वायर्ड असूम करो ना एनर्जी, तो जो डीजेनरेसी एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। यानी कि अगर सितारा छोटा हो तो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी और वो ग्रेविटी को एक तरह से बैलेंस कर सकती है। लेकिन जब अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक हो जाती है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, यानी इतनी तेज़ हो जाती है कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब आ जाती है, तो उसका जो एनर्जी है वो पी टाइम सी हो जाती है। यानी कि वो पी स्क्वायर्ड नहीं रहती है, वो खाली पी है, वो लिनियर हो जाती है। क्योंकि जब वो लिनियर हो जाती है तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बेसिकली उसकी फॉर्म इस तरह की हो जाती है, ए ओवर आर माइनस बी ओवर आर। मतलब एक कहीं आर स्क्वायर्ड नहीं है, खाली 1 ओवर आर है। और अगर आप ए इक्वल्स टू बी करो, उसकी यानी एनर्जी एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाती है। और ये अगर आप ए इक्वल्स बी करो तब आपको मिल जाता है वो मास, और उसको कहते हैं चंद्रशेखर्स लिमिट। और चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा अगर मास हो सितारे का, तो उसके साथ कई और चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वो कोलैप्स होकर बिल्कुल न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, या कोलैप्स होकर वो ब्लैक होल बन जाए, या फिर वो कोलैप्स हो क्योंकि उसमें ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है और डीजेनरेसी प्रेशर सपोर्ट नहीं कर सकता
सितारे के कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर को। तो जब वो कोलैप्स हो रहा होता है तो वो उसमें डिफ्लैग्रेशन हो सकती है, एकदम से वो सुपरनोवा बन के फट सकता है। तो हमने आसमान में कई ऐसे सितारे ऑब्जर्व किए हैं जो कि 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन होते हैं, वाइट ड्वार्फ होते हैं और वो स्टेबल होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मटेरियल अगर आता जाए और वो 1.4 से ज़्यादा हो जाए उनका मास, तो वो एकदम से फट जाएंगे या फिर वो कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे या फिर ब्लैक होल बन जाएंगे। तो अगली दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसकी मैथ्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप विकीपीडिया पे देख सकते हैं, मैंने कुछ लिंक्स भी नीचे डाले हैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको एक्सप्लोर करने के लिए। आजकल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बहुत ही अवेलेबल है, अगर आप क्यूरियस हैं आप विकीपीडिया पे पढ़ें, आपको सारे लिंक्स बन जाएंगे। और मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिला, मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप बेसिकली 20 साल की उम्र में चंद्रशेखर साहब ने अपने मतलब अपनी मैथ्स में अपना दिमाग लड़ा के उन्होंने ये फिगर आउट किया कि पूरी कायनात में कि 1.4 टाइम्स सोलर मास से ज़्यादा वाइट ड्वार्फ स्टार नहीं हो सकता और उसके बाद वो कोलैप्स हो जाएगा। उन्होंने इतना अमेजिंग मैथ्स का मॉडल बनाया सितारे का कि अभी तक वो ऑब्जर्व होता हुआ आ रहा है। चलें अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।